नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज 29 जुलाई 2021 है, दिन है थर्सडे। आज हमारे टेबल के ऊपर चार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक कोविड वायरस के साथ जुड़ा हुआ है, देन वी हैव थिएटर कमांडर, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फिर इकोनॉमी के साथ जुड़ा हुआ टॉपिक है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने हाल ही में इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज़ किया है। तो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ और जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ और डेवलपिंग इकोनॉमीज़ में क्या क्या डिफरेंसेस हमें देखने को मिल रहे हैं, एंड विल टॉक अबाउट इंडिया पर्टिकुलरली। और लास्ट में जो पिगासस स्पाईवेयर का जो स्कैंडल है, तो वेस्ट बंगाल सरकार ने एक जुडिशियल इंक्वायरी इसके ऊपर गठित की है, जुडिशियल कमीशन गठित किया है और एक जुडिशियल इंक्वायरी की जाएगी। तो इसके क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भारत की बेस्ट फैकल्टीज़ ने मिलकर एक कंप्लीट ऑनलाइन स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। कोर्स के सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स, सब्जेक्ट्स, डेमो वीडियोस, सारी चीज़ें आपको हमारे मोबाइल ऐप के ऊपर से मिल जाएगी। तो आज ही डाउनलोड करें स्टडी आईक्यू का मोबाइल ऐप। यू कैन ऑल्सो विजिट studyIQ.com, यह हमारी वेबसाइट है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं, चेक आउट माई टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक एज वेल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब लॉन्च करने वाले हैं मल्टीपल की इनिशिएटिव्स इन एजुकेशन सेक्टर टुडे to mark the first anniversary of NEP, that is National Education Policy 2020। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक साल पहले लॉन्च किया गया था और अभी एक दो दिन पहले की बात है जब प्राइम मिनिस्टर साहब ने वे सारे पॉइंट्स हमारे साथ शेयर किए कि एनईपी के आने के बाद क्या क्या बदलाव हमें देखने को मिले हैं। ज़्यादातर बदलाव जो हैं वो हमें आने वाले वक्त में मिलेंगे जब स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो कम्प्लीटली ओपन हो जाएगी। लेकिन एनीवे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने तय किया है कि वो आज अलग अलग की इनिशिएटिव्स, एजुकेशन सेक्टर के साथ जुड़े हुए की इनिशिएटिव्स को लॉन्च करेंगे। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है उसमें आप पीएम मोदी साहब को देख सकते हैं और यहाँ पर जो व्यक्ति बैठे हैं उनका नाम है एंटोनी ब्लिंकन। आई एम श्योर यू नो के वो यूनाइटेड स्टेट्स के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, यानी कि वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर हैं। उनकी मुलाकात एस जयशंकर साहब से हुई थी। फिर कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर ये भी आई थी कि दलाई लामा के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई और इसको लेकर चाइना काफ़ी भड़क गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरेन सेक्रेटरी की या फिर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उनकी मुलाकात हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ हुई और कोविड को लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किया है यूएसए ने कि यूएसए $25 मिलियन का एडिशनल सपोर्ट भारत के कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम के लिए प्रोवाइड करेगा। Prime Minister Narendra Modi interacts with representatives of religious and social organizations through video conferencing to discuss COVID-19 situation। जब भी इस प्रकार की कोई महामारी के साथ आपको डील करना है तो आपको हर एक क्षेत्र के अलग अलग लोगों के साथ, उनके लीडर्स के साथ मिलकर चीज़ों को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे भी ग्रुप्स हैं जो कहते हैं कि इस वैक्सीनेशन से हमें हमारी फ्यूचर, अगर हम वैक्सीनेशन लेंगे तो फिर हमारे फ्यूचर में बच्चे पैदा नहीं होंगे और इस प्रकार की चीज़ें। तो आपने गूगल में भी देखा होगा, गूगल और यूट्यूब ने भी ऐसे कैंपेन्स चलाए हैं कि जब भी आप कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उससे पहले एक छोटी सी गूगल की एडवर्टीजमेंट आती हैं और कोविड के साथ जुड़ी हुई अलग अलग इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर, जो हमारे देश के लीडर हैं, वो दूसरे लीडर्स जो हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लीडर हैं, किसी रिलीजियस ग्रुप के लीडर्स हैं, उनके साथ जब डिस्कशन करते हैं, उनको जब समझाते हैं तो उनके माध्यम से फिर वो पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप या फिर सोशल ऑर्गेनाइजेशन के लोग जो हैं उन तक मैसेज पहुंचता है और फिर जो राइट चीज़ हमें करनी है वो हम कर पाते हैं। खुशी की बात यह है कि हमारे देश में 45 करोड़ से भी ज़्यादा डोजेस जो हैं वो एडमिनिस्टर किए गए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ को ये एडवाइस दी है कि आप कोविड-19 के मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें और सीरो सर्वेज जो हैं वो कंडक्ट करवाएं, ये सारी चीज़ें। पार्लियामेंट ने जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अमेंडमेंट बिल 2021 पास कर दिया है। राजनाथ सिंह साहब ने एससीओ डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग जो हुई थी तजिकिस्तान में, उसको अटेंड किया
और कल हमने इसके बारे में विस्तार से चर्चा की थी। जेपी नड्डा साहब नेशनल हेल्थ वॉलंटियर्स कैंपेन को उन्होंने लॉन्च किया है। लोकसभा passes supplementary demands for grants first batch 2021-2022. Number of mobile towers increased to 6.63 lakh in our country from 4.15 lakh। हमारे देश में टोटल 6 पॉइंट या फिर आप कह सकते हैं 6 लाख से भी ज़्यादा 6,63,000 से भी ज़्यादा मोबाइल टावर्स हमारे देश में हैं। यूएसए ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस को अभी लिफ्ट नहीं करेगा। अभी ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस रहेंगे यूएसए में बिकॉज अभी भी कोविड-19 का ख़तरा जो है वो वहाँ पर है। चाइना ने तालिबान के एक डेलीगेशन को तेंजिन नाम का उनका जो एक प्रोविंस है तो वहाँ पर उनको होस्ट किया, उनके साथ डिस्कशन किया और चाइना का कहना यह है कि तालिबान प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अफ़गानिस्तान। ऑस्ट्रेलिया सिडनी में भी लॉकडाउन जो है वो चल रहा है और इस लॉकडाउन को 1 महीने के लिए ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। बांग्लादेश की सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। बांग्लादेश में कोविड के केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं और जो टोटल मृत्यु का आंकड़ा है वो 20,000 से भी ज़्यादा सो फार हो चुका है। टोक्यो ओलंपिक्स की बात करें तो मेंस हॉकी टीम ने अर्जेंटीना को हरा दिया है आज 3-1। हमारे 3 गोल्स हुए और उनके 1। तो अर्जेंटीना जो है वो एक डिफेंडिंग चैम्पियन है, वो लास्ट ओलंपिक का चैम्पियन है, तो उसको हमने हराया, तो दैट इज़ ए बिग न्यूज़। अब बात करते हैं ओपिनियन एडिटोरियल्स के बारे में। आज की पहली खबर जो है, पहला टॉपिक जो है, इनफैक्ट दिस वन इज फ्रॉम द न्यूज़पेपर कॉल्ड द पायोनियर, ज़ैपिंग द वायरस। एज वी ऑल नो डियर फ्रेंड्स कि कोरोना वायरस आज से लगभग 1.5 साल पहले इसकी शुरुआत हुई और काफ़ी अलग अलग प्रकार के हमें ये म्यूटेंट्स जो हैं, इसके वर्जन्स जो हैं वो देखने को मिले हैं। आपको याद होगा कि स्टार्टिंग में हम इसको नोवेल कोरोना वायरस कहते थे। नोवेल इसलिए क्योंकि ये बहुत ही नया है। नोवेल यानी कि एक प्रकार की कोई भी नई चीज़, वी कॉल इट नोवेल। तो नोवेल कोरोना वायरस, और उसके बाद इसके नए नए वेरिएंट्स आते रहे और आज भी जो वायरोलॉजिस्ट्स हैं और साइंटिस्ट हैं वो इस कोशिश में है कि कैसे हम इसकी जो स्पीड है, अलग अलग वेरिएंट्स की जो इसकी क्षमता है, तो इसको कैसे इसकी स्पीड के साथ हमारी स्पीड को मैच कर सकें और कैसे हम इसको कम्प्लीटली एलिमिनेट कर सकें। अलग अलग तरीके भी हमने निकाले और इसी अलग अलग तरीकों में से एक नया तरीका जो है वो हमें इटाली की एक कंपनी है, उसने एक नया लेज़र डिवाइस क्रिएट किया है। A new laser device has been created in Italy that is apparently capable of obliterating the pernicious virus present within a structure's boundary walls. For example, एक कमरा है, तो एक कमरे के अंदर अगर कोरोना वायरस है वहाँ पर, तो ये जो लेज़र डिवाइस हैं, ये लेज़र की मदद से, लेज़र टेक्नोलॉजी की मदद से ये वायरस और बैक्टीरिया जो भी होते हैं, कोरोना वायरस के अलावा जो भी दूसरे बैक्टीरियाज हैं, तो इसको एलिमिनेट कर सकता है। ऐसा एक नया डिवाइस इटली की एक कंपनी और यूनाइटेड नेशन की बॉडी ने मिलकर इसके ऊपर रिसर्च की और लगभग जब से इटली में फर्स्ट वेव आई थी तब से ये कंपनी जो है वो इस मिशन पर लग गई थी और फाइनली उनको एक सक्सेस यहाँ पर मिला है। In the device, the air is passed through a laser beam that kills viruses and bacteria. कैसे वायरस और बैक्टीरिया को मारा जाता है? जो हवा होती है उस कमरे के अंदर या फिर उस हॉल के अंदर जो भी एयर है, तो उस एयर को इस लेज़र बीम से पास किया जाता है और जितने भी वायरसेस और बैक्टीरिया हैं उसको इस ऐसे यहाँ पर एलिमिनेट किया जाता है। सेरीना ज़कीनिया जो कार्डियोवेस्कुलर बायोलॉजी ग्रुप के हेड हैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी, उनका कहना यह है कि कभी भी उन्होंने ऐसा नहीं सोचा था कि लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम इस प्रकार से कर पाएंगे और 50 मिलीसेकंड्स में ये जो लेज़र डिवाइस हैं ये वायरसेस को एलिमिनेट कर देता है। आज के ज़माने में हम जहाँ पर भी जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि जहाँ पर हम जाएं, फॉर एग्जांपल कोई एक हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल के अंदर अगर हम जाएं तो वहाँ पर वायरस फ्री एनवायरनमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है। या फिर किसी ऑफिस में जाएं, कहीं पर भी, कार में भी, तो अगर वहाँ पर वायरस है तो आपको ये वायरस जो है वो अफेक्ट कर सकता है। तो वायरस फ्री एनवायरनमेंट अगर हम क्रिएट कर सकते हैं तो दैट इज़ गोइंग टू बी ए वेरी बिग ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ी बात हो गई है।
कई ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनका कहना यह है कि ये लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो है वो इतनी सेफ़ नहीं है। कई साइंटिस्ट का कहना यह है कि ऐसे लेज़र बेस्ड डिवाइसेस का इस्तेमाल करने से लोगों को कैंसर भी हो सकता है। लेकिन ये जो आर्टिकल है उसका कहना यह है कि, और जो डेवलपर्स हैं उनका भी ये कहना है कि ये जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि इससे कैंसर हो सकता है या फिर ये सेफ़ नहीं है, तो वो इस बात को मिस कर रहे हैं कि ये लेज़र जो हैं वो किसी ह्यूमन स्किन को कभी टच ही नहीं होगी। ये तो सिर्फ एयर जो होती हैं, एयर को एक प्रकार से एयर प्यूरिफायर के तौर पर ये मशीन काम करेगा कि जो एयर है उसको अंदर खींचता जाएगा, फिर लेज़र से 50 मिली सेकेंड्स के अंदर, बहुत ही आप कह सकते हैं कुछ ही क्षणों के अंदर वो एयर जो है उसको वायरस और बैक्टीरिया फ्री करके फिर से रिलीज़ कर देगा। तो इट्स लाइक एयर कंडीशनर, समथिंग लाइक दैट। ऐसा ये मशीन जो है वो काम करेगा। इसका सिर्फ एक ही ड्रॉबैक है इस मशीन का, वो ये है कि अगर कोई वायरस जो है वो फ्लोर के ऊपर हैं या फिर दीवारों के ऊपर हैं तो इसको ये एलिमिनेट नहीं कर सकता है। इसके लिए तो आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है, कन्वेंशनल मेथड जो है, ये जो सैनिटाइज़र है उसका जो इस्तेमाल किया जाता है वही चीज़ हमें करती रहनी पड़ेगी। लेकिन एटलीस्ट ये अच्छी बात है कि अगर हवा में ये वायरस हैं तो इसको ऐसे पैक्ड एनवायरनमेंट में अगर हवा में वायरस हैं तो इसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। इस कंपनी ने ऑलरेडी एक पेटेंट फाइल कर दी है और आने वाले समय में जो एयर कंडीशनर्स हैं उसमें इस प्रकार की टेक्नोलॉजी को फिट किया जा सकता है। अब देखते हैं कि ये इन्वेंशन जो है ये इनोवेशन में हम कब तब्दील कर पाते हैं। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन इन्वेंशन एंड इनोवेशन। इन्वेंशन का मतलब होता है कि आपने कोई नई चीज़ फाइंड की है, तो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंशन। और जब इस इन्वेंशन को आप मार्केट में लॉन्च करते हैं तो दैट बिकम्स इनोवेशन। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, लेकिन इसके बारे में आपको पता होना चाहिए क्योंकि कई बार हम इनोवेशन शब्द को इन्वेंशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन इसका टेक्निकल डिफरेंस जो है वो हमें पता होना चाहिए। सो दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब बात करते हैं डिफेंस के साथ जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, थिएटर कमांडर अंडर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज़ नॉट ए गुड आइडिया। थिएटर कमांडर, थिएटर कमांड्स, राइट। थिएटर का मतलब क्या होता है? इट्स नॉट वो थिएटर जहाँ पर हम फिल्में देखने के लिए जाते हैं। बहुत ही लेमेंस लैंग्वेज में अगर बात करें तो लेट्स से कि कोई एक देश 4 थिएटर्स क्रिएट कर रहा है, ये हो गए उसके नंबर 1, 2, 3 और 4, 4 थिएटर्स। तो ये 4 थिएटर्स बेसिकली क्या काम करेंगे? यहाँ पर आर्मी, नेवी और आपकी एयरफोर्स, सेम थिंग गोज हियर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो आपकी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को कंबाइन करके यहाँ पर रखा जाएगा। तो अगर यहाँ से आपको कोई आर्मी का मिशन, लैंड मिशन लॉन्च करना है तो कर सकते हैं, नेवल मिशन लॉन्च करना है तो कर सकते हैं, एयरफोर्स का मिशन लॉन्च करना है कर सकते हैं, या फिर कॉम्बिनेशन में अगर आपको करना है आर्मी और नेवी का, नेवी और एयरफोर्स का, एयरफोर्स और आर्मी का, तो ये थिएटर्स जो हैं वो कर सकते हैं। और ये चारों थिएटर्स जो हैं उनके हेड होंगे CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो ये एक आइडिया है, ये एक बात जो है वो फ़िलहाल एक्सप्लोर की जा रही है। और ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल का कहना यह है, इसका टाइटल यह है कि थिएटर कमांडर अंडर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज़ नॉट ए गुड आइडिया। कि ये जो थिएटर्स क्रिएट करने की बात है, दिस इज़ नॉट ए गुड आइडिया, ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। पर्टिकुलरली एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इट इज़ नॉट ए गुड आइडिया एट ऑल। The air arm of the Indian Defence Forces can today launch a surprise mission with a speed and accuracy. इससे पहले भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था बालाकोट का, कि अगर हमें कोई एक स्पीडीली और एक्यूरेसी से कोई मिशन या फिर ऑफेंसिव यानी कि किसी के ऊपर स्ट्राइक करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक, तो एयरफोर्स की ये क्षमता है, एयरफोर्स की ये कैपेसिटी है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही आवर्स के अंदर हम एक बहुत बड़ी स्ट्राइक लॉन्च कर सकते हैं विदाउट एनी लॉस। और ये जो हमारी एयरफोर्स की क्षमता है ये पहले से नहीं थी। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बहुत सारे दशक लगे हैं। और अगर हम
ऐसा कोई थिएटर कमांड क्रिएट करते हैं, तो ये जो हमारी कैपेबिलिटी है, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये जो स्पीड है, ये जो एक्यूरेसी है, ये हैम्पर हो सकती है। क्योंकि एक सीडीएस जो हैं वो फिर एयरफोर्स को बेसिकली इस प्रकार के ऑर्डर्स जो हैं या फिर ऐसी ऐसी स्ट्राइक्स कंडक्ट करने के लिए सीडीएस जो है वो ऑर्डर्स देंगे या फिर वो फाइनल अथॉरिटी रहेंगे। अभी तक क्या था कि एयर चीफ जो होते हैं वो ये सारे ऑर्डर्स देते हैं, एयर चीफ के नेतृत्व के तहत ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब एक ऐसे व्यक्ति के पास चली जाएगी ये बातें कि वो एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि अगेन लेमेंस लैंग्वेज में बात करूं तो कोई इंडियन पुलिस सर्विस का कोई एक मिशन है, तो अगर वो आईएएस के नेतृत्व में चल रहा है, ऐसा व्यक्ति जो एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है लेकिन वो स्पेशलाइज्ड उनके पास वो नॉलेज नहीं है। यू नो दिस इज़ द डिफरेंस कि एक जनरल डॉक्टर हैं और एक ऐसे डॉक्टर हैं जो पर्टिकुलरली हार्ट के साथ ही उन्होंने पूरा जीवन जो है वो कार्डियो के साथ ही मीन्स कार्डियोवेस्कुलर डिजीजेस को ही सॉल्व किया है। तो अगर ऐसे एक्सपर्ट को किसी एक जनरल डॉक्टर से परमिशन लेकर आगे बढ़ना पड़े या फिर डायरेक्टली जनरल डॉक्टर ही डिसीजन ले, तो वो जो जनरल डॉक्टर है उनके पास वो क्षमता, वो जो इन डेप्थ एनालिसिस, वो इन डेप्थ नॉलेज जो है वो नहीं होगी। और ये इन डेप्थ नॉलेज ना होना जो है वो डिफेंस में अगर हम बात करें तो इट कैन बी ए बिग डिजास्टर। द एयर चीफ्स प्रोफेशनल लीडरशिप ऑफ द एयर force is crucial to orchestrate a variety of support elements like aerial tankers, AWACS, AEW, heliborne support, UAVs in an offensive operation। जब भी कोई हम offensive operation करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक्टिव होती हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके फाइटर्स जेट्स हवा में उड़ रहे हैं और वो कहीं पर स्ट्राइक करके वापस आ गए। बहुत सारी अलग अलग जगहों पर अलग अलग चीज़ें काम कर रही है और इन सारी चीज़ों का एक प्रकार से एक ऑर्केस्ट्रा की तरह काम करना कि हर एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो अपना अपना रोल प्ले कर रहा है, अपना बेस्ट दे रहा है और फिर आप फाइनली जो म्यूज़िक सुन रहे हैं वो आपको बहुत ही स्वीट लग रहा है। सेम थिंग गोज़ विथ दिस सॉर्ट ऑफ मिशंस एज वेल कि अवाक्स डिप्लॉय किए जाते हैं, हेलीबोन सपोर्ट होता है, यूएवीज होते हैं और फिर आपके फाइटर्स जेट्स जो हैं वो वहाँ पर जाकर स्ट्राइक करके फिर वो वापस आ जाते हैं। और ये सारी चीज़ें अभी तक एयर चीफ के प्रोफेशनल लीडरशिप के तहत होती हैं। A land theater command, if given power over the air elements, may not have the confidence to launch such a mission because the lack of in-depth understanding। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ये समझ नहीं पाएंगे और इसकी वजह से हमारी क्षमता होने के बावजूद भी हम नाकामयाब हो सकते हैं। अब सरकार ये सोच रही है कि हम थिएटर कमांड्स क्रिएट करें और सीडीएस जो हैं उनके तहत ये थिएटर कमांड्स चलेंगे और हमारी जो एयरफोर्स है उसको 4 अलग अलग भागों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, 4 थिएटर्स क्रिएट किए जाएंगे। तो हमारी जो एयरफोर्स की क्षमता है उसको डिवाइड किया जाएगा। जैसे मैंने इससे पहले आपको बताया था कि कितने स्क्वाड्रंस हमारे पास होनी चाहिए, 42। हमारे पास फ़िलहाल कितनी स्क्वाड्रंस हैं, 30। तो एक ऑलरेडी हमारे पास पायलट्स की शॉर्टेज है, कुछ 400 जितने पायलट्स कम हैं हमारे पास। 30 स्क्वाड्रंस है हमारे पास, 12 स्क्वाड्रंस कम हैं और इतनी कम क्षमता फ़िलहाल हमारे पास है। और इसको भी आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो फिर होगा ये कि 7.5 ऐसे स्क्वाड्रंस को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो स्क्वाड्रंस की एक क्षमता है, इट्स लाइक यू नो योर फिस्ट, कि एक एक उंगली जो है वो उतनी ताकतवर नहीं है, बट व्हेन यू क्रिएट टुगेदर देम एज अ फीस्ट तो ये ताकतवर हो जाता है। तो ये इसको डिवाइड करना जो है इट वुड बी लाइक आपकी मुट्ठी जो है उसको खोलने के बराबर हो जाएगा। मैं कुछ ऐसे एग्जांपल्स आपको आज दे रहा हूँ जो हम कॉमन हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उसमें करते हैं, बट आई थिंक इसी से आप इसको अच्छी तरीके से समझ पाएंगे क्योंकि इसमें आपकी कोई डिफेंस में एक्सपर्टीज़ होने की इतनी आवश्यकता नहीं है। आपको इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि हमारी जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो किस डायरेक्शन में आगे जा रही हैं। तो इसको डाइल्यूट करना जो है वो ये हमारी कॉम्बैट एसेट जो है उसको डाइल्यूट करने के बराबर होगा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस साबित हो सकता है। आज से लगभग 9 साल पहले 2012 में नरेश चंद्र कमेटी, ये नाम आपको याद रखना है। नरेश चंद्र कमेटी ने क्या सजेस्ट किया था? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की पोस्ट को क्रिएट करने के बारे में नरेश चंद्र कमेटी ने सजेशन दिया था।
और ये सजेशन क्या था? सजेशन ये था द क्रिएशन ऑफ ए CDS which would take on overall functions of chairman, chief of committee, as well as the responsibilities pertaining to centralized planning, induction, training, intelligence and logistics. ये सारी चीज़ें जो हैं ये CDS के तहत आएगी। लेकिन क्या ये पूरे देश की बात हो रही थी? नो, ये बात ये हो रही थी कि जो हमारा अंडमान निकोबार कमांड है वहाँ पर हम ऐसी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, तो अंडमान निकोबार आइलैंड पे हमारा जो एक थिएटर है वो क्रिएट करेंगे, और CDS जो है वो सिर्फ यहाँ पर ही सारी चीज़ों का तालमेल रखेंगे। बाकी का जो पूरा देश है वहाँ पर जैसे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स अलग अलग जगह पर डिप्लॉय की गई है, और आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ रिस्पेक्टिव सर्विसेज को देखते रहते हैं, वैसा ही चलता रहेगा। तो ये सजेशन था नरेश चंद्र कमेटी का। नरेश चंद्र कमेटी ने यह नहीं कहा था कि 4 थिएटर्स कमांड क्रिएट कर लीजिए और आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को कंबाइन करके CDS के तहत रख दीजिए। उन्होंने सिर्फ अंडमान निकोबार कमांड के बारे में ही यह बात सजेस्ट की थी। लेकिन 2016-17 तक पहुंचते पहुंचते ये प्लान जो, ये आइडिया जो है ये मॉडिफाई हो गया, और अब बात ये आ रही है कि तीनों सर्विसेज के एसेट्स को मिक्स करके 4 थिएटर्स कमांड जो हैं वो क्रिएट किए जाएं। अगर ऐसा किया जाता है तो फिर आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के जो चीफ्स हैं उनका क्या काम क्या रहेगा? उनका काम बस इतना ही रहेगा कि वो आर्मी की ट्रेनिंग, एयरफोर्स की ट्रेनिंग, नेवी की ट्रेनिंग, फिर मेंटेनेंस और सपोर्ट, ये सारी चीज़ें ही वो देखेंगे, आर्मी के या फिर नेवी के और एयरफोर्स के चीफ्स। मैं जब यहाँ पर चीफ्स कहूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस 3 सर्विसेज के हेड। तो ये जो चीफ्स हैं वो सिर्फ यही ट्रेनिंग, मेंटेनेंस और सपोर्ट को देखेंगे। उनको जो तैयार वो वहाँ तक पहुँचे हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ एज उनकी है तो वहाँ पर पहुँच गए। वो वहाँ तक इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि उनके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, उनके अंदर वो क्षमता है, इसलिए वो वहाँ पर पहुँचे हैं, उस पोस्ट पर पहुँचे हैं। तो और ऐसा नहीं है कि वो उस व्यक्ति की ही सिर्फ नॉलेज है, उससे पहले के जो चीफ्स थे वो भी बहुत सारी नॉलेज पास करके गए हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू, उनका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें फिर नेक्स्ट लीडर को दी जाती है, उसके बाद आने वाले नेक्स्ट लीडर को वो सारी चीज़ें मिलती हैं। तो ये जो लगभग 40 सालों से हम जो ये कैपेसिटी बिल्ड करते हुए आए हैं, ये कैपेसिटी किसी काम की नहीं रहेगी अगर ये सारा पावर जो है वो CDS के पास चला गया तो। फिर जॉइंट प्लानिंग, जब भी कोई मिशन कंडक्ट किया जाता है, लेट्स से कि एयरफोर्स का ये मिशन, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है, इसी के साथ एयरफोर्स जो है वो नेवी को और आर्मी को भी इन्फॉर्म करता है कि ये चीज़ें हम आज इतने इतने टाइम में करने वाले हैं। तो नेवी भी प्रिपेयर्ड रहती हैं, एयरफोर्स भी प्रिपेयर्ड रहती हैं। तो ये जो इंडिविजुअल सर्विसेज जो हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे तो कम्युनिकेट कर ही लेती हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि ये सारी कम्युनिकेशन और ये तालमेल अगर हैं, सिंक्रोनाइजेशन है, तो फिर हमें इसको बदलने की क्यों बात हम कर रहे हैं? वाई वी आर ट्राइंग टू चेंज इट? Majority of combat element deployed for Air Force can also perform offensive air defense, counter air missions. हमारी जो क्षमता है वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए, कोई और हमारे यहाँ पर सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए आए तो भी हमारे प्लेन्स जो हैं वो तैयार रहते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है एयरफोर्स की, एयरफोर्स जब एयरफोर्स ही रहता है, वो किसी के तहत नहीं काम करता, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है, ये फ्लेक्सिबिलिटी एयरफोर्स के पास रहती है और इसकी क्षमता जो है वो भी उसके पास रहती है। जब हम इसको किसी के अंडर लेकर आते हैं तब ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चली जाती है, और फिर वो जो एक व्हाट वी से, द राइट वर्ड इज़, एक मैन्यूवर, जो आप मैनूवर कर सकते हैं, क्विक डिसीजंस जो ले सकते हैं, वो आप फिर नहीं ले पाएंगे। दूसरी एक और चीज़ कि फ़िलहाल हम चाइना के साथ डील कर रहे हैं। हमारी आर्मी जो है वो डिप्लॉयड है, LAC की बात करें, और चाइनीज़ एयरफोर्स की कैपेसिटी जो है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज़ होती जा रही है। तो ये ऐसा वक्त है कि जब हमें नए एक्सपेरिमेंट्स इस प्रकार के करने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। ये वक्त तो ऐसा है कि हम हमारी एयरफोर्स को और ज़्यादा मजबूत बनाएं, ज़्यादा वेपन्स, ज़्यादा नए फाइटर जेट्स डिप्लॉय करें, इंडक्ट करें, और हमारी एयरक्राफ्ट, हमारे पायलट्स की जो मैक्सिमम क्षमता है उसको हम एक्सप्लोर करें, उसके साथ नए नए एक्सपेरिमेंट करें कि क्या हम इसको एक और नए लेवल पर ले जा सकते हैं।
तो ये चीज़ें हमें करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में तो क्लियरली ये बताया, और जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए उसे हम क्लियरली कह सकते हैं कि फ़िलहाल ये राइट वक्त नहीं है इस प्रकार के थिएटर कमांड्स को क्रिएट करने का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, दिस वन इज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है? ऐसे प्रश्न आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। तो इट इज़ इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। अब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड का जो लेटेस्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है वो ये कहता है कि ग्लोबल रिकवरी तो होगी, लेकिन ग्लोबल रिकवरी में भी आपको एक वैरायटी देखने को मिलेगी। खास करके दो बड़ी वैरायटीज़ हैं। एक है कि जो डेवलप्ड देश हैं तो वो ज़्यादा डेवलप्ड होंगे, और डेवलपिंग देश जो हैं उनकी स्पीड जो है वो कम होगी। और दो चीज़ें हो रही हैं। वे सारे देश जिन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से अपने पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है, तो वहाँ पर कोविड के कर्व्स जो है वो जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूके ने सारी चीज़ें खोल दी हैं। यूके, पूरी दुनिया जो है वो यूके को फिलहाल देख रही है कि यूके ने बहुत सारे पब्स खोल दिए, डिस्कोज खोल दिए, ऑफिसेज खोल दी हैं, ये सारी चीज़ें दूसरे देश सोच रहे हैं, और यूके ने ये सारी चीज़ें खोल दी। तो द होल वर्ल्ड इज़ लुकिंग एट यूके। और भारत जैसा भी देश है, और बांग्लादेश की हम बात कर रहे थे तो वहाँ की सिचुएशन देख लीजिए, इंडोनेशिया की सिचुएशन है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जो आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे भी देश हैं, फॉर एग्जांपल अफ्रीकन कंट्रीज़, तो वहाँ पर वैक्सीन का एक्सेस भी नहीं है, उनके पास वैक्सीनेशन नहीं है, और कई जगह पर वैक्सीन है तो उसकी स्पीड बहुत ही कम है। तो ये सारे चैलेंजेस जो हैं वो आज की रियलिटी हैं। आईएमएफ का कहना यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी जो है वो इस साल 6% से एक्सपांड होगी। दैट इज़ अ वेरी इम्प्रेसिव रेट। लेकिन जो दुनिया की एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं उनके बारे में आईएमएफ का कहना यह है कि उनका ग्रोथ फास्ट होगा। इमर्जिंग इकोनॉमीज़ जैसे कि भारत हैं, डेवलपिंग इकोनॉमीज़ जैसे कि भारत है, तो इनका जो रिकवरी का रेट है वो पहले जो सोचा गया था उससे कम होगा। आईएमएफ का कहना यह है कि 2021 में एडवांस्ड इकोनॉमीज 5.6% से एक्सपांड होगी। इमर्जिंग इकोनॉमीज पहले ये कहा गया था कि 6.7% से, लेकिन अब 6.3% से, तो इसमें 0.4% का रिडक्शन देखने को मिला है। और इंडिया जो है वो इट्स नॉट डूइंग दैट ग्रेट। सबसे बड़ा ड्रैग जो है वो हमें इंडिया में देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंडोनेशिया, इंडिया कुछ ऐसे पॉपुलेटेड देश हैं जिसमें आज भी बहुत ही कम लोगों को वैक्सीनेशन मिला है। हमारे देश में टोटल सिर्फ 7%, वैसे हम आंकड़ा देखते हैं कि 45 करोड़ वैक्सीनेशन दी गई है, लेकिन इसमें से ज़्यादातर लोग जो हैं उनको फर्स्ट डोज ही मिला है, कंप्लीटली वैक्सीनेटेड नहीं। और दूसरे कई देश ऐसा कह रहे हैं कि अब एक थर्ड बूस्टर डोज भी हमें देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी ज़्यादातर पॉपुलेशन को सिर्फ फर्स्ट डोज ही मिला है। और यूके जैसे देश जो हैं तो उन्होंने यूएसए ने 50%, यूके ने 55% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर लिया। इनफैक्ट हमसे आगे तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील ने 18% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है। अब कई लोगों का कहना यह है कि हमारे देश में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हमारे पास उतने रिसोर्सेज में उतने ज़्यादा लोग भी हैं जो ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सकें। तो ये कोई बहाना नहीं है। वी नीड टू स्पीड अप आवर प्रोसेस। अगर हम ये नहीं करेंगे, और जस्ट इन केस गॉड फॉरबिड, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कोई सुपर कंटेजियस वायरस वेरिएंट नया आ जाता है तो अभी तक जो हमने किया है ये सारी चीज़ें जो है वो वेस्ट हो जाएगी। ऊपर से हमारे देश में महंगाई का खतरा है, इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ता जा रहा है। पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस आप देख लीजिए, 100 रुपये के आसपास चल रही है, 100 रुपये से ज़्यादा कई जगह पर हो चुके हैं। डिमांड कम है। अब देखेंगे लोग मोटरसाइकिल्स और कार्स और ये सारी चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो डिमांड है वो काफ़ी कम है। और ये भी नज़र नहीं आ रहा है कि सरकार जो है बहुत बड़ा फिस्कल सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर नहीं कर रहे हैं हम, ये इन्फ्लेशन का खतरा है, डिमांड कम है, और ऊपर से सरकार फाइनेंस इंजेक्ट करने के लिए इतना तैयार नहीं है, तो फिर चीज़ें जो हैं वो इतनी लो हो सकती हैं कि वहाँ से फिर से खड़ा हो पाना जो है वो बहुत ही चैलेंजिंग, बहुत ही मुश्किल और बहुत ही महंगा पड़ सकता है। ये एक वार्निंग आईएमएफ ने दी है। लास्ट टॉपिक है प्रोबिंग पेगासस स्पाईवेयर स्कैंडल। इसका एक बहुत ही ब्रीफ वन लाइनर दे दूं तो ये पेगासस स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियंस, कुछ इनफैक्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के हेड, जैसे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर,
या फिर इलेक्शन कमिश्नर, फिर कुछ जजेस, कुछ ऐसे एक्टिविस्ट, कुछ ऐसे जर्नलिस्ट, इन सारे लोगों का व्हाट्सएप जो है वो एक प्रकार से हैक किया गया और उनका डेटा जो है वो देखा गया कि वो क्या क्या बातें किन किन के साथ क्या क्या बातें कर रहे हैं एक्सेट्रा। अब वेस्ट बंगाल सरकार ने एक डिसीजन लिया है कि एक जुडिशियल प्रोब जो है, एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, कि देखा जाएगा कि किसने, किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये चीज़ या फिर ये स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया और क्यों किया और किन किन को टारगेट करने की कोशिश की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो ना तो इस बात को माना है, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया। सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ये है कि इलीगल सर्वेलेंस जो है वो हमारे देश में करना पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन इसराइल की कंपनी जो है एनएसओ ग्रुप, ये पेगासस जिसने बनाया है, अब इसराइल की ये कंपनी किसी को भी ये बेच नहीं देगी। अगर आपको ये पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदना है तो यू कैन नॉट बाय इट। कोई राज्य सरकार खरीदना चाहे तो भी नहीं मिलेगी। ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको ही दी जाती है। और इसराइल की डिफेंस मिनिस्ट्री जब कहती है ग्रीन सिग्नल, उसके बाद ही ये कंपनी आपकी सरकार को ये स्पाईवेयर प्रोवाइड करेगी। तो अगर किसी के पास ये हो सकता है, अगर इसराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से और जो कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस उसको देखा जाए, तो सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन के पास या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को ही ये वायरस, या नॉट वायरस बट ये स्पाईवेयर जो है वो मिल सकता है। अब यहाँ पर वेस्ट बंगाल सरकार की जो ये प्रोब है, ये इंक्वायरी है, वो लीगल और पॉलिटिकल, इसका जो इम्पोर्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये कहा कि ये डेमोक्रेसी के लिए, पब्लिक ऑर्डर के लिए, जुडिशरी के इंडिपेंडेंस के लिए और लेजिस्लेटर के इंडिपेंडेंस या फिर ऑटोनॉमी के लिए ये इंक्वायरी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। इसमें पता तो चले कि किसने, किस सेंट्रल गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन ने इसका इस्तेमाल किया है या फिर नहीं किया है। किया है तो किसने किया है, अगर नहीं किया है तो ये भी पता होना चाहिए। डाउट में रहना जो है दैट इज़ नॉट गुड थिंग, बिकॉज वी आर ए डेमोक्रेसी। तो 2 मेंबर का कमीशन है। एक जस्टिस मदन बी लोकुर हैं जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, और दूसरे हैं ज्योतिर्मयी भट्टाचार्य, ये कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। एंड आई एम श्योर उनको बहुत सारे हर्डल्स भी फेस करने पड़ेंगे। सेंट्रल एजेंसीज शायद कोऑपरेट ना करें, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट फिलहाल डिनाई भी नहीं कर रही है और एक्सेप्ट भी नहीं कर रही है इस चीज़ को। लेकिन ये इंक्वायरी होना जो है वो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी एक चीज़, हमारे देश में जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो उसके ऊपर पार्लियामेंट्री ओवरसाइट नहीं है, यानी कि ये पार्लियामेंट को जवाब नहीं देती है, या फिर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो इंटेलिजेंस एजेंसीज जो हैं वो पार्लियामेंट को जवाब दें। तो बेसिकली दे हैव ए फ्री हैंड। तो ये फ्री हैंड जो है वो कई बार सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसका दुरुपयोग कर सकती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो कर रहे हैं, लेकिन कर सकती हैं। तो इट इज़ बेटर कि इस प्रकार की एक थरो इंक्वायरी हो। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। लेकिन रियलिटी में मीन्स इन एन आइडियल वर्ल्ड ऐसा होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही, ये कोई राज्य सरकार नहीं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ही इस प्रोब को लॉन्च करे। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च नहीं किया है, तो फिर वेस्ट बंगाल ने कर दिया है। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या सामने आता है। कल जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर है रामप्पा टेम्पल, और आज आपके लिए एक नया प्रश्न है। ये एक ऐसा टॉपिक है जो मैं कल शायद आपके साथ डिस्कस करूंगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक अबाउट रिवर्स। लेकिन आपके लिए प्रश्न है, तो लेट मी नो कि इसका राइट आंसर क्या है, एंड आई विल सी यू टुमारो। टिल देन एंजॉय योर स्टडीज। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।